वेरी वेरी वेलकम टू ऑल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के यूनिट 9 को पढ़ने वाले हैं, पीपल एंड एनवायरनमेंट। उसी का एक सब टॉपिक है ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी को आज हम लोग पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह यानी जो हमारा भूपटल है पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस और राख बाहर निकलती है। यानी पृथ्वी पर एक दरार होता है जिसे उसका मुख भी कह सकते हैं। पृथ्वी के भूपटल पर एक दरार जिससे होकर पृथ्वी के अंदर जो पाए जाने वाला लावा होता है, मुख्य रूप से लावा, गैस और राख इत्यादि बाहर निकलते हैं। उसी मुख को, जो मुख होता है या दरार होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। इसी को हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। पृथ्वी के सतह के अंदर पिघले हुए पदार्थ, पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ और लिक्विड होता है उसको मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर का पिघले पदार्थ को क्या बोलते हैं? मैग्मा। और यही मैग्मा जब पृथ्वी से बाहर यानी ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर निकल जाता है तो उसका नाम बदल के क्या हो जाता है? लावा। तो लावा होता है धरती पर और ये होता है मैग्मा धरती के अंदर। ज्वालामुखी विस्फोट के समय पृथ्वी से यही मैग्मा बाहर निकलती है एवं इसके साथ मैग्मा के साथ क्या क्या निकलता है? जलवाष्प, राख और विभिन्न प्रकार की गैसें। गैसों में SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड मुख्य रूप से होता है। इसके साथ ही अगर ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि वाल्केनो यानी ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा कौन सा पदार्थ निकलता है? तो सबसे ज़्यादा निकलता है जलवाष्प। ये प्रश्न पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा क्या निकलता है? तो जलवाष्प निकलता है। अब ज्वालामुखी का जो चित्र है इस प्रकार बनता है और ज्वालामुखी से संबंधित कुछ टर्म्स होते हैं तो उसको हम लोग देख लेंगे। जैसे जैसे पहले ही कहा कि एक दरार है। देखिए यहाँ पे एक दरार है, एक नली है और यहाँ से जो मैग्मा बाहर निकलती है तो ये जो मुंह है इसी को कहते हैं ज्वालामुखी छिद्र। और इसको अगर ज्योग्राफिकल भाषा में बोलें तो इसी मुख को, जहाँ से ज्वालामुखी बाहर निकलती है, इसी मुख का दूसरा नाम है क्रेटर। इसको क्रेटर आपको पूछा जाएगा, ज्वालामुखी जिससे निकलता है उस मुंह को क्या बोलते हैं? उस मुंह को क्रेटर बोलते हैं। और ज्वालामुखी जब निकल जाती है और वो जब ठोस रूप में बन जाता है, मतलब मैग्मा जब ठंडा होकर लावा में बदल जाता है तो वो एक शंकु के आकार का आकृति बना लेता है। इसी को ज्वालामुखी शंकु कहते हैं, वॉल्केनो कॉन कहते हैं। और ज्वालामुखी जिस रास्ते से आती है, जिस रास्ते से होकर वो धरातल के बाहर निकलती है, उसे ज्वालामुखी पाइप कहते हैं। तो ये ज्वालामुखी से संबंधित महत्वपूर्ण चित्र है और इससे संबंधित हम लोग उसके अंग को देख रहे थे, क्या क्या नाम उसके होते हैं। अब हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। पूरी दुनिया में ज्वालामुखी के एक्टिव या उसके क्रियाशीलता के आधार पर मुख्य रूप से उसे 3 भागों में बांटा गया है। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं और इसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहला होता है सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। अब देखेंगे सक्रिय ज्वालामुखी क्या है। सक्रिय ज्वालामुखी उन ज्वालामुखियों को कहा जाता है जिन पर समय समय पर विस्फोट होता रहता है, मतलब हमेशा वहां से ज्वालामुखी का उद्गार होते रहता है। सक्रिय क्या हो गया? जहां से ज्वालामुखी का उद्गार हमेशा होते रहता है, नाम से स्पष्ट। सक्रिय माने वो एक्टिव रहता है, हमेशा हमेशा 24 आवर वहां से उद्गार होते रहता है, वहां से लावा बाहर निकलते रहता है। संसार के कुछ सक्रिय ज्वालामुखी जिसका कि नाम हम आपको डिस्कस करने वाले हैं, और ये पूछा जाता है निम्नलिखित में से सक्रिय ज्वालामुखी कौन है। तो ये मुख्य है, इसे अगर आप याद कर लेंगे तो आपको परीक्षा में काफ़ी सहूलियत होगी। जैसे कि हवाई द्वीप का मोना लोआ पूछा गया। मोना लोआ कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय है, सुषुप्त है या मृत है? तो सक्रिय ज्वालामुखी है। सिसिली का एटना और स्ट्राम्बोली, ये कौन सा है? एटना और स्ट्राम्बोली, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। इटली का विसुवियस कैसा है? सक्रिय। इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। और भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बेरन द्वीप, जो भारत का है, अंडमान निकोबार का बेरन द्वीप।
ये सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का बेरन द्वीप में जो ज्वालामुखी है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। इसी प्रकार फिलीपींस देश का ताल ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। आपसे अगर आप इस 4-5 को याद रखते हैं तो आपको एग्जाम में सहूलियत तो ये हो जाएगी कि पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन सक्रिय ज्वालामुखी है और कौन सुषुप्त ज्वालामुखी है, कौन मृत ज्वालामुखी है। तो अभी उन सब चीज़ों को भी आपको याद रखना होगा ताकि आप अंतर कर पाएँ सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी को। तो चलते हैं, अब देखते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी क्या है। उन ज्वालामुखियों को सुषुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है जो वर्षों से शांत पड़े हैं, जहाँ काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से उद्गार नहीं हुआ है, तो ज्वालामुखी उससे नहीं निकला है, लेकिन वहाँ पे कभी भी ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना बनी रहती है। यानी ये नहीं कहा जा सकता कि अब वहाँ ज्वालामुखी उद्गार नहीं होगा, कभी भी विस्फोट हो सकता है, कभी भी वहाँ से मैग्मा बाहर निकल सकती है, लावा बन सकती है और ज्वालामुखी का उद्गार हो सकता है। यानी ऐसे ज्वालामुखी जिसमें कि फिलहाल तो बंद है लेकिन कभी भी वहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है, ऐसी संभावना बनी रहती है। संसार के निष्क्रिय ज्वालामुखियों में इटली का विसुवियस, जापान का फ्यूजियामा, इंडोनेशिया का क्राकाटोवा और अंडमान निकोबार का नारकोंडम ज्वालामुखी। अंडमान निकोबार का नारकोंडम जो है कैसा ज्वालामुखी है भारत का, तो नारकोंडम हमारा सुषुप्त ज्वालामुखी है। जबकि अंडमान निकोबार में पिछले ही हम लोगों ने सक्रिय में बेरन द्वीप को पढ़ा, बेरन पूछा जाएगा तो सक्रिय हो जाएगा और नारकोंडम पूछेगा तो वो सुषुप्त ज्वालामुखी हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं मृत ज्वालामुखी किससे कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, मृत मतलब बिल्कुल खत्म हो गया, अब उसका कोई संभावना नहीं है। यानी ऐसे ज्वालामुखियों को कहा जाता है जो कई युगों से शांत है, कई युगों से शांत है, विस्फोट होना बंद हो गया है और कभी फिर उसमें विस्फोट होने का संभावना भी नहीं है। यानी फिर उसमें कभी भी ज्वालामुखी उद्गार होने का चांस भी नहीं है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मृत ज्वालामुखी। अब संसार के कुछ मृत ज्वालामुखियों के नाम है जिससे आपको याद करना चाहिए। तो मृत ज्वालामुखियों में म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी, अफ्रीका का किलिमंजारो, म्यांमार का पोपा, अफ्रीका का किलिमंजारो, दक्षिण अमेरिका का चिम्बराजो, हवाई द्वीप का मोनांको, ईरान का कोसुल्तान। ये सारे ऐसे ज्वालामुखी हैं जो कि मृत ज्वालामुखी है, यहाँ से फिर कभी ज्वालामुखी का उद्गार होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है, 0% है। तो ये अब हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी से क्या लाभ और क्या हानि होती है। जो कोई भी काम के दो पक्ष होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसी प्रकार ज्वालामुखी के कुछ अधिकतर तो हानि है लेकिन कुछ इससे लाभ भी हैं, दोनों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से क्या होता है, बहुत बड़े पैमाने पर जन धन का हानि होता है। ये होता है, इतिहास की कई ऐसी घटनाएं घटी जब पूरे के पूरे शहर ज्वालामुखी से होने वाले विस्फोट के कारण काल के ग्रास में समा गए, यानी पूरे बड़े से बड़े शहर जो हैं वो नष्ट हो गए। उदाहरण के रूप में हम लोग देख सकते हैं इटली में जब ज्वालामुखी आया था तो दो प्रसिद्ध शहर जो इटली के थे, पंपियाई और हरक्यूलेनियम, दो शहर बर्बाद हो गए, पूरी तरह बर्बाद हो गए थे। लेकिन कुछ लाभ भी हैं। अब लाभ क्या है इसे देखते हैं। इससे ना केवल नवीन संरचनाओं का निर्माण होता है, बिल्कुल ज्वालामुखी जब आती है तो लावा से नवीन संरचनाओं का निर्माण होता है धरती पर। और जैसे कि क्रेटर जब बड़ा हो जाता है तो और जब बारिश होती है तो वहाँ पे पानी जम जाता है, तो जो ज्वालामुखी का जो मुहाना होता है और खासकर मृत ज्वालामुखी के उसके मुहाने पर, उसके मुंह पर, जिसे हम लोग क्रेटर बोलते हैं, वहाँ पर पानी जमा होने के कारण एक झील बन जाता है और एक तरह से प्रकृति के लिए ये वरदान साबित होता है और लोग वहाँ पर्यटक स्थल के रूप में उसको देखने जाते हैं और अर्थव्यवस्था को इससे फायदा होता है। इसके साथ ही साथ भूमि में जो जल का स्तर है वो बढ़ा रहता है, जिसको कह सकते हैं जल प्रबंधन के में एक प्राकृतिक सहयोग होता है। इसके साथ ही लेकोलिथ, फेकोलिथ इत्यादि बल के कई खनिज समेत काली मिट्टी, लावा से हमारा काली मिट्टी बनता है। और काली मिट्टी क्या चीज़ का स्रोत है, कपास का। कपास के लिए काली मिट्टी बहुत जरूरी होती है, यानी काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से होता है और यह कपास की खेती के लिए बहुत आवश्यक होता है, जिससे कि सूती वस्त्र बनता है। यानी कुछ लाभकारी परिणाम भी हैं लेकिन अधिकतर इसका जो होता है विनाशकारी परिणाम होता है लाभकारी की अपेक्षा।
विनाशकारी ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ लाभ भी हैं जिसे हम लोग देख चुके हैं। अब रिंग ऑफ फायर, ज्वालामुखी से संबंधित एक बहुत ही बड़ा टर्म है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं? तो रिंग ऑफ फायर को हम लोग एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। चलते हैं, इस चित्र को देखते हैं। प्रशांत महासागर जो हमारा सबसे बड़ा महासागर है, इसके चारों ओर एक वलय की आकृति में ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिसको सक्रिय ज्वालामुखी अधिकतर, जैसे आप देख रहे हैं ये प्रशांत महासागर का चित्र है, प्रशांत महासागर है ये। और प्रशांत महासागर यहाँ देख रहे हैं ज्वालामुखी कटक, यहाँ भी ज्वालामुखी गुच्छ, और यहाँ भी ज्वालामुखी श्रृंखला, कटक ज्वालामुखिया चाप। तो यहाँ इस तरह बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। और ये सारे जो ज्वालामुखी है और ये सभी सक्रिय हैं, जिसके कारण अंतरिक्ष से जब फोटो लिया जाता है प्रशांत महासागर का, तो यहाँ पे चमकता हुआ फोटो आता है और एक तरह से लगता है कि एक रिंग बना हुआ है, और रिंग है और सब जगह यहाँ पे लाइट लगा हुआ है, या आग जल रहा है, सब जगह ऐसे ऐसे आग जल रहा है। वो क्या है? ये ज्वालामुखियाँ हैं, ये ज्वालामुखी है, वॉल्केनो है। तो इसी के कारण ज्वालामुखी का जो ये क्रमबद्ध रूप से विस्तार पाया जाता है प्रशांत महासागर में, इसी को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो ये कहाँ मिलता है? ये प्रशांत महासागर में, रिंग ऑफ फायर। आपसे पूछा जाएगा रिंग ऑफ फायर कहाँ है? प्रशांत महासागर में। और दुनिया का सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी यहीं पे पाया जाता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित एक ऐसा विस्तृत क्षेत्र है जहाँ विवर्तनिक की प्लेटें आकर आपस में मिलती है। हम लोग जानते हैं जो भूकंप आता है तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के कारण जब प्लेटों के किनारे टकराते हैं या एक दूसरे से दूर जाते हैं, उसमें भूकंप की उत्पत्ति होती है और ज्वालामुखी का भी उद्गार उसी समय होता है। यानी भूकंप का जो कारण है, ज्वालामुखी का भी कारण लगभग वही रहता है, सेम रहता है। तो वही है, विवर्तनिकी प्लेटें आपस में टकराती है प्रशांत महासागर क्षेत्र में, क्योंकि प्रशांत महासागर में प्लेटों का किनारा पाया जाता है, जो कि पूरा धरातल, पूरी पृथ्वी 7 प्लेटों में बटी है। तो वहाँ पर प्रशांत महासागर क्षेत्र में विनाशकारी प्लेटों का किनारा मिलता है और यहीं से ज्वालामुखी का उद्गार होता है और एक क्रमबद्ध रूप से सर्किल बन जाता है, जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। यहाँ विवर्तनिकी प्लेटों के आपस में मिलने से ज्वालामुखी विस्फोट या उद्गार तथा भूकंपीय घटनाओं की निरंतरता रहती है, हमेशा होते रहता है। इसीलिए यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। रिंग ऑफ फायर को परिप्रशांत महासागरीय मेखला के नाम से भी जाना जाता है। यानी रिंग ऑफ फायर जो है प्रशांत महासागर का, इसका दूसरा नाम क्या है? परिप्रशांत महासागरीय मेखला, जिसे कहते हैं सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी इसको बोलते हैं। दुनिया का जितना भी ज्वालामुखी है उसका 75% ज्वालामुखी कहाँ मिलता है? रिंग ऑफ फायर में। और रिंग ऑफ फायर कहाँ है? प्रशांत महासागर क्षेत्र में। अब देखेंगे ज्वालामुखी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसे हमें याद रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। कुल सक्रिय ज्वालामुखी का, माने पूरी दुनिया के जितने भी सक्रिय ज्वालामुखी है का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो दुनिया का सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में, और इसी कारण उसको अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर कहते हैं। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। यानी यहाँ जहाँ अमेरिका महाद्वीप खत्म होता है और एशिया महाद्वीप खत्म होता है, उनका जो तटीय किनारा है वहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। इसी तरह पूछा जाएगा आपसे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, क्योंकि हम लोग जानते हैं ज्वालामुखी उद्गार के बाद जो मैग्मा बाहर आता है वो लावा बन जाता है, और वही लावा जब ठोस रूप में बदल जाता है तो वहाँ पर बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण होता है। तो उसको ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं। तो दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन है? कोटोपैक्सी। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन है? कोटोपैक्सी, जो कहाँ है? इक्वाडोर में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितना है? 19,613 फीट। 19,613 फीट। यहाँ पूछा गया बहुत सारे एग्जाम में, विश्व का सबसे बड़ा
सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत तो कोटोपैक्सी, कहाँ है? इक्वाडोर में। इसी पर आप पूछा जाएगा विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? ओजस डेल सलाडो, जिसकी ऊंचाई 6885 मीटर है। एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश के सीमा पर स्थित है। और यह कहाँ है? एंडीज पर्वतमाला के अर्जेंटीना चिली देश, अर्जेंटीना और चिली जो देश है दोनों के जो सीमा है वहीं पर पाया जाता है क्या? ओजस डेल सलाडो सक्रिय ज्वालामुखी। और सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी यहाँ यानी मृत ज्वालामुखी सबसे ऊंचाई पर कौन सा है? एकांकागुआ, एकांकागुआ एंडीज, एकांकागुआ जो ज्वालामुखी है वो एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी तो ओजस डेल सलाडो, और सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी तो एकांकागुआ ज्वालामुखी, जो कि एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है और ये भी एंडीज पर ही स्थित है। तो अभी हम लोग देख रहे थे वॉल्केनो को पढ़ रहे थे, ज्वालामुखी को, और इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लिए। और उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा, और अगर पेपर 1 में यहाँ से प्रश्न आते हैं तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विथ एग्जाम फाइटर नंबर 1। और इसी तरह का वीडियो आप रोज पाना चाहते हैं, अपने तैयारी को शानदार करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल एग्जाम फाइटर नंबर 1 को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दें प्रेस, ताकि मैं जब भी 5 बजे डेली जब वीडियो अपलोड करूं आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी वेरी मच।